बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सबसे पहली तो ये गुजारिश है कि आप जितने भी लोग हैं, आप लोग दुआ किया करें। जब भी हम कुछ चीज़ सीखना चाह रहे होते हैं तो दुआ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हो और आप लोगों को कंसंट्रेशन भी आपको इसमें डेवलप हो, आपका इसको लर्न करने के हवाले से, और इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको हासिल हों, और इसके जो अ, नुकसानात हैं उससे आप महफूज रहें। तो ओडू ईआरपी की हम ट्रेनिंग करेंगे। ये बेसिकली इसका पहला आज एक हम सेशन लास्ट टाइम कर चुके हैं जो ओडू की ओरिएंटेशन पे था, इंट्रोडक्शन पे था। वो हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी और हमने आपका ओडू के अकाउंट्स भी क्रिएट किए थे बहुत से लोगों के। तो आज भी हम अकाउंट्स दोबारा भी क्रिएट करेंगे आप लोगों से, बल्कि मैं कराऊंगा ये अकाउंट्स। जो नए लोग हैं उनके अकाउंट्स आप हेल्प करेंगे। और इसके जो इंट्रोडक्शन है ओडू का, उसका मैं एक्चुअली आपके इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं समझना समझाना, तो वो मैं आपको इस बारे में गाइड करना चाहूँगा। शनीला, आप ऐड करते जाएंगी जो लोग आ रहे हैं। जी सर, कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके जी। तो हम लर्निंग आउटकम, इस जो आज हम डिस्कशन कर रही हैं, जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इसके जो लर्निंग आउटकम है उसमें हम एक्चुअली ईआरपी फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ईआरपी की डिफरेंट जो टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर ओडू की जो वर्सटैलिटी है ईआरपी के पर्सपेक्टिव में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओडू के फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ओडू के साथ हम ओडू स्टार्ट करेंगे। हम अपना डेटाबेस, पहला डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ईआरपी बेसिकली क्या होता है, इसे हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, रिसोर्स कहते हैं एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। प्लानिंग यानी कि प्लान्ड रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज करना, उनको यूज करना। तो उसके लिए ये हम लोग यूज करते हैं इसको। इसको ये आपके किचन के बारे में, ये आपका एग्जांपल दे रहा है कि ये आपका किचन है, उसके अंदर मतलब ओवन है, उसके अंदर जो है ना, मतलब चूल्हा है हमारे पास उसमें एक वाटर टैंक भी लगा हुआ है, उसका हमारा फ्रिज भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर मतलब बेसन भी है धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है किचन के अंदर। तो इन कंपोनेंट्स को जब हम मतलब इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, हम इसको किचन का नाम दे देते हैं। ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि ये हमारा किचन है। तो किचन एक एक्चुअली आपका एक बॉक्स है, किचन एक आपका जो है ना सिस्टम है, और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स बन के किचन बनते हैं। तो इस तरह ईआरपी क्या होता है, ईआरपी भी एक्चुअली डिफरेंट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट टूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम ईआरपी कहते हैं। इसने आगे एग्जांपल दिया है कि ये आपका बिजनेस है, उसके अंदर आप कोई बुक यूज करते हैं, ये बेसिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सेल्स मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। मेल चिम्प ईमेल का सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट साइन करने का सॉफ्टवेयर है। विक्स भी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल के जो है, जब ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मुख्तलिफ कंपनीज के सॉफ्टवेयर है वो हम यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। तो अगर हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ऑल ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज ईआरपी। तो वो उन सबको हम इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो उसको हम ईआरपी कह देंगे। तो जैसे हमारे पास मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, आपके पास एचआर डिपार्टमेंट भी है, आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट भी है, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, आपके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी है, आपके पास ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट भी है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसे हम ईआरपी कहेंगे। जी, जहां तक बात समझ आइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? ईआरपी की समझ आइए बात की? जी सर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये कहते हैं कि ईआरपी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम ईआरपी कहते हैं। तो इनका बेनिफिट क्या होता है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, ऑटोमेट हो जाते हैं और सिंपलीफाई हो जाता है इनको यूज करना। मींस के जब आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, सब लोगों को एक किस्म का एक सेम इंफॉर्मेशन जा रही है, सेम ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन है,
और सब लोग इंटीग्रेटेड है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको अवेलेबल हो रही है, तो ज़्यादा टाइम भी बच रहा है, इसके अंदर ओवरलैपिंग से भी आप ओवरलैपिंग भी नहीं होती, तो आपका जो ओवरऑल जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। तो अब इसमें ईआरपी की नीड क्यों डेवलप हो रही है, इसके बारे में हमें बता रहा है कि हम जी ये कौन जी ये माइक बंद करें सब लोग ना अपने। अच्छा जी, तो ईआरपी जो है वो एक्चुअली व्हाई ईआरपी इज बिकमिंग अ नीड। तो ईआरपी की जरूरत क्यों है? आपके जो प्रोसेस है उसको जो ऑप्टिमाइज करता है, स्मूथ करता है, मतलब उसके अंदर तेजी लाता है, आपकी टाइम सेविंग होती है, आपके पैसे भी बचते हैं, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर देता है, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है, आपकी एक्टिविटीज को ऑटोमेट कर देता है, आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन कर देता है, मीन्स कि आपके रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाता है, रिसोर्स आपके से होने से बच जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर डेटा कंसिस्टेंट होता है, एक्यूरेट होता है और अवेलेबल होता है। इनके सेम डेटा, अब एक स्टूडेंट का डेटा है या एक पेशेंट का डेटा है या एक कस्टमर का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वही सेम इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही होती है, सबको अवेलेबल हो रही होती है, तो सेम इंफॉर्मेशन होती है। मतलब है कि सपोज आप लोग कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं और आप एक प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है, ओडू के प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है, या माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, या डीपीटी का प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोग्राम है, आप डीपीटी के प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वेबसाइट पे भी सेम होनी चाहिए, आपकी फेसबुक पे भी सेम होनी चाहिए, आपके लिंक्डइन में भी वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे भी वही होनी चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब है आपके पास वही इसके एक ही इन्फॉर्मेशन हर जगह सेम इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डेटा कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और अवेलेबल। इनके डेटा अवेलेबल भी आपको होना चाहिए, ये नहीं कि आप डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, या उस पर कोई मतलब इशू बना हुआ है, तो ये सारी चीजें इसका इसका बेनिफिट ये होता है। और इंक्रीज फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ज़ाहिर है जब आपके ऑपरेशन स्मूथ होंगे, आपके ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस होगा वो इंक्रीज होगा, आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी वो बेहतर होगी। और इसके अंदर रिपोर्टिंग बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि इसके जरिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, इंटीग्रेटेड है, सारे ऑपरेशन इंटीग्रेटेड है। अब आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, जैसे हम एक स्टूडेंट की आप एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें एकेडमिक रिपोर्ट भी चाहिए, उसके अंदर लैब की रिपोर्ट भी चाहिए, लाइब्रेरी की रिपोर्ट भी चाहिए, उसके अंदर फीस की रिपोर्ट भी चाहिए, उसके अंदर यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स की, यूनिवर्सिटी एग्जाम की रिपोर्ट भी चाहिए, और डिफरेंट रिपोर्ट्स। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, आप सपोज आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 5,000 स्टूडेंट हैं, तो फिर आपने जब डेटा ऑर्गेनाइज करना है और रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उसके लिए ज़रा एक स्टूडेंट के लिए आपने करना है, तो दैट विल बी वेरी हेक्टिक। लेकिन अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेशन के जरिए, सॉफ्ट के जरिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ये काम। मेन फीचर क्या होते हैं ईआरपी के, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है? ओके, एक तो एंटरप्राइज वाइड इंटीग्रेशन, इसके एंटरप्राइज लेवल पे, कंपनी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये इंटीग्रेट हो जाता है। सपोज अब आपकी अब हम देखें, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, आप लोग कुछ लोग सक्कर में बैठे हुए हैं, कोई अपाड़ा में अक्सा है, उसके बाद इसके कोई रावलपिंडी में है, कोई डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग बैठे हुए हैं, और हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एंटरप्राइज लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अब हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, नौशाह में यूनिवर्सिटी है, कराची में सिंध बोर्ड है, इस्लामाबाद में मतलब फार्मेसी काउंसिल है और फेडरल बोर्ड है। तो अब ये डिफरेंट एरिया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए हैं। तो अब उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसके ट्रेनिज हैं, जो उसके एम्प्लॉइज हैं, वो भी मुख्तलिफ लोकेशन में बैठे हुए हैं। तो इन सबको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एंटरप्राइज लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, फाइनेंस के, ट्रेनिंग के, एग्जाम्स के, लैब्स प्रैक्टिस के, या हमारी मार्केटिंग है, या हमारी सेल्स है, तो ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं, और ये एंटरप्राइज लेवल पे हम लोग एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा, रियल टाइम, उसके बाद रियल टाइम का ऑप्शन है हमारे पास। रियल टाइम का मतलब है कि इसके करंट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इसके जो हम यहाँ से हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो रियल टाइम पे आपके पास एक्सेस हो रही है उसकी, और वो रियल टाइम पे अवेलेबल है। आपके जितने भी ऑपरेशन हैं, सपोज आप एक प्रिंसिपल, आप इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल कहती है जी कि मुझे इस वक्त किसी स्टूडेंट की फी डिटेल चाहिए,
तो वो आप या तो कभी मैनुअली क्या होगा जी, वो अकाउंट डिपार्टमेंट जाएंगी, वहाँ के वो फाइनेंस की टीम को अकाउंटेंट को कहेंगे जी फलाना स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए। वो कहेगा ठीक है जी, मैं आपको आधे घंटे में डेटा भेजता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो वो कहेगा जी मैं आपको 3 दिन बाद डेटा दे दूंगा, क्योंकि 1000 स्टूडेंट का डेटा मैंने सारा मैनिपुलेट करना है, वो मैंने सारा डेटा मतलब किया हुआ है, एक्सेल में पड़ा हुआ है, वहां से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, उसकी मैं देखूंगा, उसने पे मैंने सारी रिकॉन्सोलेशन करनी है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, इस पर जस्ट स्टूडेंट के मतलब अपने लॉगिन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को क्लिक करेगी, तो उस स्टूडेंट का फाइनेंस का डेटा देखेंगी, फीस देखेंगी, तो उनको फीस नजर आना शुरू हो जाएगी, उसके लैब्स की रिपोर्ट नजर आना शुरू हो जाएगी, उसकी एग्जाम की रिपोर्ट नजर आना शुरू हो जाएगी, उसके लेक्चर्स की रिपोर्ट नजर आना शुरू हो जाएगी, उसकी क्विज के असाइनमेंट की रियल टाइम में, मतलब करंट जो ही आप देखेंगे आपको चीज इन्फॉर्मेशन आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, कि जो हो रहा है उसी वक्त वो आपको नजर आ रहा है। दूसरा सेंट्रलाइज डेटाबेस है। इसके अंदर एक्चुअली डेटाबेस जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, मींस के डेटाबेस एक जगह है, और ये सेंट्रलाइज डेटाबेस बेसिकली हमारा क्लाउड बेस्ड है। सपोज हमारा डेटा, और क्लाउड का मतलब है हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, इंटर पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। अब वो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, वो अब आप अमेरिका में हमारा कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है, हमारा कोई सऊदी अरब में बैठा हुआ है, कोई कंपनी है, आपने एक हमारे स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है, और वो जो कंपनी इसका डेटा देखना चाहती है दुबई में बैठ के, तो वो क्या करेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएगी, जहाँ हमें हमारी ईआरपी पे जाएगी, हमसे वो इजाजत मांगेंगे, हम उन्हें एक्सेस दे देंगे, स्टूडेंट का डेटा देख ले लेंगे, अगर इसका डेटा होता है या जो भी होता है। तो ये एक्चुअली मीन्स के आप अक्रॉस वर्ल्ड आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड होता है, इंटरनेट बेस्ड डेटा होता है, सेंट्रलाइज होता है। तो इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन से भी एक्सेस किया जा सकता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको एक्सेस कर सकती है। अच्छा, कंसिस्टेंट एंड फ्रेंडली यूजर इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस। अब कंसिस्टेंट डेटा है, यार कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके पास डेटा सेंट्रलाइज्ड हो और वेल इंटीग्रेटेड हो, तो वो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके जहाँ एक डिपार्टमेंट को नजर आ रही है, तो सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे को भी नजर आ रही है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही है। और फ्रेंडली यूजर इंटरफेस मुराद ये है कि आपका जो इंटरफेस है, जो जिसके जो अब जैसे O2 का हम यूज करते हैं, अब उसका एक हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन या एप्स पड़ी होती हैं, वो उसको यूज करना आसान है। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और यूज करना आसान है, जैसे आप ईमेल को यूज करते हैं, तो आपको मतलब उसके बटन्स देख के और उसके मुख्तलिफ आइटम्स देख के आपको समझ आ जाती है कि इस आइटम का ये फंक्शन है, तो इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो यूजर मतलब फ्रेंडली होता है, आपको आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली इंटरफेस एंड एक्सपीरियंस। फिर रिफैक्टरिंग है। रिफैक्टरिंग से मुराद क्या है कि इसके अंदर जब आप एंटरप्राइज लेवल पे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, ईआरपी यूज कर रहे होते हैं, तो आपको गैर जरूरी रूल्स की जरूरत नहीं होती। मींस के हमने एक दफा पॉलिसी बना ली, हमने वो इम्प्लीमेंट कर दी। जैसे अब स्टूडेंट्स की फीस की इंफॉर्मेशन देखनी है तो प्रिंसिपल देख सकती है, टीचर नहीं देख सकती है। ठीक है, या अब हमारा ओवरऑल रिजल्ट है, किसी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, तो वो प्रिंसिपल के पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए, वो टीचर के पास नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन तो देख सकता है, लेकिन स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की या टीचर की इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। तो ये जो चीजें, इसको हम सिक्योरिटी भी मतलब सिक्योर गवर्नेंस भी हम इसे कहते हैं। और इसके अंदर जो अननेसेसरी अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी जो इसके अंदर रूल्स होते हैं, वो हम इसमें रिमूव कर देते हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है। एक दफा रूल्स डिफाइन हो जाए, बस वही रूल्स फिर आगे जो है ना वो फॉलो होते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, यूजलेस रिपोर्ट्स इसके अंदर नहीं बनती, क्योंकि ज़ाहिर है इंटीग्रेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, वेल कनेक्टेड है। तो उसके बाद जब आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो आपको अब ये है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग रिपोर्ट ले रही हैं। ठीक है जी, फिर आप लैब डिपार्टमेंट से अलग रिपोर्ट ले रहे हैं, लाइब्रेरी से आप अलग रिपोर्ट ले रही हैं, एचआर से अलग रिपोर्ट ले रही हैं, आप लोग मार्केटिंग से अलग ले रहे हैं, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स को पहले लेंगे, फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर नई रिपोर्ट बनेगी, तो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, हमारा वक्त, हमारे रिसोर्सेज, हमारा कागज, हमारा मतलब इंटरनेट, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत ज्यादा। जब ये इंटीग्रेटेड होगा, तो आप क्या करेंगे, जब ये ऑटोमेटेड होगा, तो जस्ट आप एक अपने आप उसको लगभग पास एक्सेस होगी, आप जाके रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो वो रिपोर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो कि इंटीग्रेट होके ऑटोमेट हो जाएगी, और सारी वो कंसिस्टेंट होगी। तो आपका जो गैर जरूरी रिपोर्टिंग पे जो आपका रिसोर्सेज ज़ाय हो रहे थे, आप उससे सेविंग हो जाती है।
ठीक है जी। अनप्रोडक्टिव प्रोसेसेस की जरा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कैंसिल हो जाते हैं स्ट्रीमलाइनों की वजह से, रूल्स डिफाइन की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें कि हम कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमारे इसमें अनप्रोडक्टिव प्रोसेस हमारे रिमूव हो जाते हैं, और कम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी हमारे इसमें हम उन्हें स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हो जाता है। इसको जब आपने थोड़ा सा यूज किया, जैसे वेबसाइट बनाई है, अब अपने डेटाबेस में जाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी प्रोसेस है, तो वो बहुत चूंकि इंटीग्रेटेड होता है, एक्चुअली इंटीग्रेटेड है ऑटोमेटिकली, आपने उसके अंदर खुद इंटीग्रेशन नहीं करनी है, तो जिसकी वजह से आपके जो प्रोसेसेस हैं वो सिंपल हो जाते हैं, तो कम्प्लेक्सिटी जो होती है प्रोसेसेस की वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्चुअली जो आप लोग सपोज फैसिलिटेशन करना चाह रहे हैं, आप किसी को कोई भी बेनिफिट मतलब किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करने की वजह से आपके बहुत सारी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि इवन के जो काम आपने 1 साल में करना था, ईआरपी सॉफ्टवेयर की वजह से वो काम आप 3 महीने में कर लेंगे। तो मींस के इन टर्म ऑफ अमाउंट, इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, वो इसका साइज कम हो जाता है। तो ये हमने ईआरपी के मुख्य फीचर्स को डिस्कस किया है। अब कंपोनेंट ऑफ ईआरपी पे अगर हम आए, तो हमारे पास फंक्शनल या ऑपरेशनल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मेन, मतलब जो ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा है, अब अकाउंटिंग का ईआरपी, अकाउंटिंग का मॉड्यूल होता है या अकाउंटिंग की ऐप होती है, फाइनेंस की ऐप होती है जो हम ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह सेल्स की ऐप होती है, मार्केटिंग की ऐप होती है, सीआरएम की ऐप होती है, तो बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इन्हें हम फंक्शनल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, हम इन्हें ऑपरेशनल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अच्छा, टेक्निकल कंपोनेंट्स, ये ऑपरेशनल थे। अब टेक्निकल कंपोनेंट्स में क्या होता है, जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब जो हमारा जो ये जो कंपोनेंट, ये जो आर्किटेक्चर है इसका, ओडू का या किसी भी ईआरपी का, जो मार्केट में इस वक्त मौजूद है वो है क्लाइंट सर्वर ओरिएंटेड। क्लाइंट सर्वर से मुराद ये है कि आप जितना भी डेटा है वो आप एक सर्वर पे, डेटाबेस पे आप उसको सेव कर रहे हैं। आपके एप्लीकेशंस, आपका डेटा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे एक सर्वर पे स्टोर हो रही है। उस सर्वर को मुख्तलिफ यूजर जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। जो यूजर है वो बेसिकली क्लाइंट है। तो यूजर क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है उस डेटाबेस को, उस सर्वर को, वहां पे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, वो फिर वो सर्वर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आपको रिस्पॉन्स देता है। तो इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। और क्लाइंट या यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, डेटा भेज रहा है। तो इसके दरमियान जो फ्लो है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज। यानी कि आप क्यूरीज कर रहे हैं और आपको डेटा मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड क्यूरीज। तो सर्वर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। यानी कि आप मतलब अब आप 10-15 लोग इस वक्त ट्रेनिंग में मौजूद है सपोज, तो आप डिफरेंट, अब आपने सब लोगों ने अलग अलग हमें रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो आपकी जो होस्ट है वो डाटा शनीला है, उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है और आपको एक्सेस दे दी है। अब वो जब आपको एक्सेस मिल गई है, तो अब आपको मेन जो अब ट्रेनिंग में यहाँ से बैठ के दे रहा हूँ, तो ये अब मेन मतलब मेन लोकेशन है, यहाँ से अब आपको इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सेम ये आर्किटेक्चर, इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर भी होता है, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। तो जो हमारा जो इस वक्त क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है पूरी दुनिया में, जो क्लाउड बेस्ड जो इंटरनेट है बेसिकली, वो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंटरनेट भी क्या होता है, बेसिकली हमारी जो वेबसाइट होती है वो हम होस्ट करते हैं। होस्ट का मतलब यही होता है कि हम सर्वर पे डाल देते हैं, सर्वर पे उसको हम रख देते हैं इन्फॉर्मेशन, अपनी वेबसाइट की डोमेन एड्रेस होता है, उसके अंदर डेटा होता है। तो जो भी उसको ओपन करता है वेबसाइट को, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का भी आइडिया दे दें। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैंने आपको जिक्र किया था। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर में एक जगह सर्वर होता है और उसके बहुत सारे यूजर होते हैं, मतलब डेटा एक जगह पड़ा होता है, यूजर बहुत होते हैं, ये क्लाइंट सर्वर है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि डेटा मुख्तलिफ लोकेशन पे पड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यूजर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। वो अपने अपने
अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद, सर्वर है ना, अब आप 20 लोग हैं, अब 20 लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, 20 लोग अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, आप 20 लोग अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है या कहाँ पे पड़ी हुई है, ओडू के ऊपर पड़ी हुई है। ओडू आपका सर्वर है, और आपका सारे जितने भी आप लोगों ने अपने यूजर क्रिएट किए हैं या डेटाबेस क्रिएट किए हैं या वेबसाइट क्रिएट किए हैं या डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कहाँ पड़े हुए हैं, ओडू। ओडू एक सर्वर है। अब सब लोगों का डेटा सर्वर पे पड़ा हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो ओडू के पास नहीं होगा, आपका डेटा आपके अपने पास होगा। यानी आपका डेटा आपके पास है, मेरा डेटा मेरे पास है, या हमारा एक सर्वर नहीं होगा, हमारे एक से ज्यादा सर्वर होंगे। यानी कि 20 यूजर हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे या तो 20 सर्वर होंगे, या 10 सर्वर होंगे, या 5 सर्वर होंगे। मीन्स के हम एक जगह डेटा रखने की बजाय हम उसको मजीद थोड़ा सा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। कैसे? आप अगर मैं आपको इसमें कैसे आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग जियो लोकेशन। यानी अगर अब ये जो मैक्रोसॉफ्ट है या O2 है, O2 बेल्जियम बेस्ड कंपनी है, मैक्रोसॉफ्ट यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब O2 ने क्या किया है कि O2 ने अपना जो डेटा हाउस डेटा सर्वर बनाया हुआ है, जो इन्होंने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे ये डेटा रखते हैं, तो इन्होंने दुबई में बनाया हुआ है। अब दुबई में जो डेटा सेंटर है, पाकिस्तान के, दुबई के और मिडल ईस्ट के जितने भी यूजर हैं, क्लाइंट्स हैं, इनके कस्टमर्स हैं, इनके कंपनीज हैं जो इनसे इनके साथ O2 के साथ काम कर रही हैं, तो उनका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? दुबई में पड़ा हुआ है। मतलब कुछ कंपोनेंट दुबई में पड़े हुए हैं, और कुछ कंपोनेंट जो मेन एप्लीकेशन का डेटा है वो बेल्जियम में पड़ा हुआ है। अब कुछ इन्होंने सिंगापुर में डेटा सेंटर बनाया हुआ है, कुछ इंडिया में बनाया हुआ है, अच्छा जर्मनी में बनाया हुआ है, इंग्लैंड में बनाया हुआ है, यूरोप में बनाया हुआ है, साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, अक्रॉस वर्ल्ड इनके डेटा सेंटर पड़े हुए हैं। तो कंपनी एक है, मेन सर्वर बेल्जियम में है, लेकिन उन्होंने फिर आगे क्या किया हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कहाँ पे? क्यों? अब मैं अगर यहाँ से डेटा सेव करता हूँ बेल्जियम में, तो जरा बेल्जियम डेटा भेजने में और लेने में मेरी कॉस्ट भी ज्यादा मुझे आएगी, मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और इसमें लेटेंसी भी, इसमें इसके लैकिंग भी, डेटा लैकिंग भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जो डेटा सर्वर थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कि उन्होंने क्या किया, रीजन वाइज या कंट्री वाइज या रीजन वाइज उन्होंने डेटा सेंटर्स बना दिए, और उन डेटा सेंटर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो जो डेटा है वो डेटा सेंटर पे पड़ा हुआ है। लेकिन अब हमारा एक, मैं पाकिस्तानी कंपनी है मेरी, या मेरी कंपनी यूके में है, लेकिन मेरा क्लाइंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अब हमारी ये गुंजा बेस्ड लर्निंग जो है, गुंजा वर्क बेस्ड लर्निंग, ये यूके बेस्ड कंपनी है। अब हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है यूके में, और यूके में जब डेटा पड़ा होगा पाकिस्तान से, अब एक क्लाइंट डेटा का हमारा हमारा क्लाइंट बनता है, तो हमारा हमारा तो डेटाबेस यूके में, यूके बेस्ड है। तो वो है पाकिस्तान में, तो वो फिर मतलब यूके से डेटा उठाएगा। हालांकि असूली तौर पे अगर वो O2 से लेगा, O2 के क्लाइंट बनेगा, तो O2 दुबई में पड़ा हुआ है। लेकिन हम चूंकि यूके बेस्ड कंपनी है और हमारे यूके में हमने डेटा सेंटर यूज कर रहे हैं, तो वो यूके से हमें एक्सेस कर रहा होगा। तो ये इसी के से एक्चुअली डेटा बेसिस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप अपने जो है ना डेटा सेंटर्स बना देते हैं। तो इसका एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर ब्लॉकचेन में हम जाए तो उसमें ये होता है कि सर्वर होता ही नहीं है। एक और जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने किया कि सर्वर को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सर्वर्स हमने बना दिए। जो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसमें सेंट्रल डेटा सर्वर नहीं होता, सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता। उसमें एक्चुअली डेटा, हम आपका डेटाबेस आपके पास होगा, मेरा डेटाबेस मेरे पास होगा, जैसे हमारी हार्ड डिस्क पे डेटा पड़ा हुआ है, हमारे लैपटॉप पे पड़ा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि ये जितने भी डेटाबेसेस होते हैं, ये एक ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर के जरिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जरिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड क्यों होते हैं? कि ये मेरा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, आपका डेटा मेरे पास पड़ा, मतलब हमारे पास भी डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे आपका डेटा चाहिए। मैं कोई ऐसा डेटा है जो मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कोई डेटा यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। आप मेरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तीसरा बंदा पहले का एक्सेस कर सकता है, पहला बंदा 10वें का एक्सेस कर सकता है। तो एक दूसरे को हम लोग अब डेटा एक्सेस दे देते हैं। यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है वो शेयरिंग पे शेयर्ड होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रही है, तो वो एक जगह नहीं पड़ी होती, वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी होती है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि खुदा ना खासा अगर मेन सर्वर आपका डाउन हो जाए, मेन सर्वर में खुदा ना खासा आग लग जाए, आपका डेटा डैमेज हो जाए, तो वो डेटा किसी और जगह से आपको रिकवर हो जाएगा। तो वो मीन्स कि एक अगर बंद, अगर एक जगह एक ब्लॉकचेन का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का क्या मजा है कि जैसे एक एप्लीकेशन है हमारी व्हाट्सएप की, उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। अब व्हाट्सएप
जैसे पिछले 2 साल तक हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन जो पाकिस्तानी मतलब फॉरेन से, मलेशिया से जिनके पास मतलब फॉरेन की सिम थी, उनका ट्विटर चल रहा था, या जो पाकिस्तानी दुबई में बैठे थे उनका ट्विटर चल रहा था, जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बैठे थे उनका ट्विटर चल रहा था। तो वो पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्विटर व्हाट्सएप के जरिए भेजते, फिर वहां से वो ट्विटर के जरिए शेयर हो जाती। तो एक्चुअली इस पे क्या होता है कि कंट्रोल जो है गवर्नमेंट्स का, वो या किसी को मतलब ये कंट्रोलेबल नहीं रहता, ये किसी एक का कंट्रोल नहीं रहता, ये मींस के हर किसी के पास इसका कंट्रोल आ जाता है और वो हर कोई इसको यूज कर सकता है, और इसका डेटा इसमें इसमें डेटा सिक्योर हो जाता है, ज्यादा डेटा सिक्योर होता है। जो सर्वर में है वो उसने आपकी अकाउंट बंद कर दिया, जैसे फेसबुक अकाउंट बंद ब्लॉक कर देता है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। आपने यूट्यूब पे मेहनत की, ब्लॉग चैनल बनाया, उसके बाद उन्होंने आपके चैनल बंद कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ऐसे नहीं होता, आपका डेटाबेस मुख्तलिफ जगह पे पड़ा होता है, किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है, और आपको उसका बेनिफिट हो जाता है। और आपके पास एक्चुअली आप खुद अपने डेटा के मालिक है, कोई आपके डेटा का मालिक नहीं है। जब आप डेटा के मालिक, मेरा डेटा है, मैंने डेटा कंटेंट डाला है, तो उसको यूट्यूब कैसे रोक सकता है? मतलब उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन ये पॉलिसी मतलब ये गैर अनएथिकल पॉलिसी है। मेरा डेटा है, मैंने डाला है, तो उसको यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म है ना, वो तो एक तो उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है डेटा शेयर करने का, वीडियो शेयर करने का। वो उसका मतलब है वो अपनी जो है ना इसके जो अपना कंट्रोल और अपनी वो इसकी जो मतलब है उसको वो यूटिलाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वो चीज को ब्लॉक कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में ये चीज नहीं होती है, उसमें अंदर आपको आजादी है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास है, आप चाहे तो उसको रोक सकते हैं, कोई और आपको नहीं रोक सकता। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, और दुनिया इस तरफ आ रही है ग्रेजुअली। जो नेक्स्ट इंटरनेट है वो आपका ब्लॉकचेन है, उसमें आ जाएगी दुनिया सारी इंशाल्लाह। आगे ये नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ईआरपी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अभी तक कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ये हमें टाइप्स बता रहा है ईआरपी के, ईआरपी इन अ बॉक्स। जैसे किचन एक बॉक्स है, ओडू भी एक बॉक्स ईआरपी है, यानी कि एक ईआरपी के अंदर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपने रखे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे ईआरपी इन बॉक्स। यानी कि एक ईआरपी है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है और इंटीग्रेटेड है। लार्ज स्केल कम्प्लेक्स ईआरपी, यानी ये लार्ज स्केल ईआरपीज होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते हैं, और बाज़ औक़ात इनको मल्टीपल ईआरपीज भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओडू भी यूज कर रही है, वो ओरेकल का भी फाइनेंशियल सूट यूज कर रही है, वो एसएपी का ईआरपी भी यूज कर रही है, और वो माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स भी यूज कर रही है। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी ईआरपी यूज कर रही है, तो उसको हम लार्ज स्केल या कम्प्लेक्स ईआरपी कहेंगे। फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट ईआरपी, यानी कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ईआरपी यूज होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसे हम इंटरमीडिएट ईआरपी या फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी चेंजेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी भी बने होते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी से मुराद ये होता है, ये हमारे पास कि ये एक मतलब जैसे अब अकाउंट्स का ये ओरेकल फाइनेंशियल ईआरपी है, ओरेकल एचआर ईआरपी है। अब ये है तो ईआरपी, लेकिन ये सिर्फ एसएपी का, एचआर का है, फाइनेंशियल का है। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये यानी कि ये एक एचआर इंडस्ट्री से मुतालिक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग का अलग सीआरपी बना हुआ है, तो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक अलग सीआरपी आपने बना लिया है। तो मतलब इंडस्ट्री, या एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ईआरपी बना हुआ है, एक आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री का ईआरपी बना हुआ है, एक आपका एजुकेशन इंडस्ट्री का बना हुआ है, एक आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ईआरपी बना हुआ है। तो आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक ईआरपी भी बना सकते हैं। ओडू के अंदर मैंने उस लास्ट टाइम भी जो ट्रेनिंग दी थी कि ओडू को जब आप सीख लेंगे ना, तो आप कस्टमाइजेशन करके इसके अंदर अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर का ईआरपी नहीं बना हुआ, इसके अंदर जो है क्लिनिक का ईआरपी नहीं बना हुआ, इसके अंदर हॉस्पिटल का ईआरपी नहीं बना हुआ, तो आप इसको ईआरपी इसके अंदर से आप मजीद अपनी एक ईआरपी आप लोग डेवलप कर सकते हैं और उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। उसके बाद टाइप बेस्ड ऑन दी होस्टिंग। अब होस्टिंग की बेस पे ईआरपी की दो टाइप्स हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका। एक होता है ऑन प्रेमिसेस ईआरपी, यानी, और एक होता है क्लाउड क्लाउड बेस्ड। ऑन प्रेमिसेस मुराद ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका डेटाबेस मेरे अपने कंप्यूटर पे मौजूद है, मेरे अपनी कंपनी के सिस्टम पे मौजूद है। मतलब मैंने अपना सर्वर बनाया हुआ है, मेरे अपना कंप्यूटर है, मेरे उसके अंदर हार्ड डिस्क रखी हुई है, ये मैंने अपना ज़ाती डेटा सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में तो आपको मैक्सिमम
100 GB, 200 GB, 500 GB या 1 TB की आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपका 100 TB या 1000 TB या पीटाबाइट या मेगा मतलब है उसका डेटा है, तो फिर आपको डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो आपने डेटा सेंटर बनाया हुआ है अपनी कंपनी के अंदर, अपना अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, अपने रिसोर्सेज अपने लगाए हुए हैं, तो उसको हम ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। यानी कि जब कंपनी खुद हर चीज खुद डेवलप करती है, सारे रिसोर्सेज खुद प्रोवाइड कर देती है, डेटा सेंटर भी खुद बनाएगी, उसकी वेबसाइट भी खुद बनाएगी, उसकी होस्टिंग भी खुद करेगी, और उसके सारे मतलब डेटा ऑर्गेनाइज भी खुद करेगी, सिक्योरिटी भी खुद प्रोवाइड करेगी, अपना अपने रिसोर्सेज, अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपने प्रोफेशनल खुद बिठाएगी, तो इसको हम कहते हैं ऑन प्रेमिस ईआरपी। यानी कि कंपनी का अपना है, उसने अपना बनाया हुआ है हर चीज, उसने किसी और से आउटसोर्स नहीं किया हुआ, रेंट आउट नहीं किया हुआ। क्लाउड बेस्ड ईआरपी क्या होता है? जो क्लाउड पे होता है, जो इंटरनेट पे ईआरपी होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट है, ये अपना ये हम इस माइक्रोसॉफ्ट का ईआरपी यूज करते हैं, हम ओडू का ईआरपी यूज कर रहे हैं, हम एसएपी का सैप का करते हैं, हम ओरेकल का करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का करते हैं। तो ये जितने भी ईआरपी जब हम यूज करते हैं, तो ये क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये इंटरनेट पे पड़े हैं। ये बेसिकली ये भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो ये ऑन प्रेमिसेस है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बनाए हुए हैं, ओडू ने अपने बनाए हुए डेटा सेंटर्स, उनके लिए ऑन प्रेमिसेस है। लेकिन हमारे लिए वो क्लाउड बेस्ड है कि उनके उन्होंने डेटा सेंटर बनाए हुए हैं, उन डेटा सेंटर की सर्विसेज हम रेंट आउट कर रही हैं, उनके हम सब्सक्रिप्शन ले रही हैं। जैसे हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं, जैसे आप ओडू में अकाउंट बनाते हैं, तो हम ओडू का एक्चुअली जो ओडू का क्लाउड बेस्ड ईआरपी है, या क्लाउड बेस्ड उसका डेटा है, सर्वर है, हम उसकी एक्चुअली उसमें अकाउंट बना रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड। यानी कि जब इंटरनेट बेस्ड होगा तो उसको हम क्लाउड बेस्ड कहेंगे, और जब वो आपकी अपनी कंपनी में अपने रिसोर्सेज में पड़ा होगा, तो उसको अपनी लोकेशन पे पड़ा होगा, तो हम उसको ऑन प्रेमिसेस कहेंगे। इसमें कोई है कंफ्यूजन जो आगे चले? जी जवेरी, आपको समझ आई ये बात की? जी जवेरी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा। जी जी, जी आपको जी सर, समझ आई है? क्लियर है। अच्छा चले। अक्सर आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपके लिए ये नई चीज है जरा। जी अक्सर, श्याम, आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ जी रही जी। है। अच्छा चलो, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास टाइप बेस्ड ऑन दी होस्टिंग, होस्टिंग को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने होस्टिंग डिस्कस की थी ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो ओपन सोर्स ईआरपी होते हैं, और कुछ हमारे पास पेड ईआरपी होते हैं। मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, उसमें पेड होंगे। ओपन सोर्स, जो ओपन सोर्स ईआरपी से मुराद ये होता है कि ये ऐसा ईआरपी, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऊपर पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी मर्जी की चेंजेस ला सकते हैं, आप अपनी मर्जी की चेंजेस करके आप उसका एक नया उसका वर्जन बना सकते हैं, और अपने नाम से आप उसको रीसेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स होता है। तो ओपन सोर्स इनएक्सपेंसिव होता है, यानी फ्री होता है एक्चुअली, ये बहुत कम कॉस्ट होती है। द यूजर एबल टू डाउनलोड द सिस्टम, यानी कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। हार्ड टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना जरा चैलेंजिंग होता है, यानी कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, और आपको उसमें जरा सपोर्ट भी नहीं मिलती, क्योंकि वो किसी कंपनी की तरफ से वो एक कम्युनिटी की तरफ से होता है, किसी एक कंपनी की तरफ से नहीं होता है। कम्युनिटी में बहुत से लोग मिलकर एक चीज बना देते हैं, और उसको वो डाल देते हैं। उसके बाद उसका एक फोरम में आपने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी की तरफ से बाज़ को मिल जाती है, बाज़ को नहीं मिलती, लेकिन पाबंद कोई नहीं होता। ये मतलब है जो है ना, वॉलंटियर बेसिस पे एक्चुअली ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, और इसको शेयर किया जाता है, और इसको यूज किया जा सकता है, और इसको सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्लाउड बेस्ड ईआरपी में क्या है? हमारे पास 3 किस्म के ईआरपी होते हैं जो क्लाउड बेस्ड होते हैं, जो हम रेंट आउट करते हैं, या आउटसोर्स करते हैं, या हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक होता है ईआरपी एज ए सर्विस, और ईआरपी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईआरपी एज ए प्लेटफॉर्म। ये सास यास एंड पास, ये मैं आपको इंशाल्लाह इसको मैं आपका इस कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके देता हूँ डिटेल में। यस। ये थोड़ा सा देख लें कि ये अब उसने हमें जो है ना, एक्चुअली 4 इसके मॉडल होते हैं बेसिकली। 3 हमारे क्लाउड बेस्ड हैं, और एक ऑन प्रेमिसेस है।
जो इसके सर्विस मॉडल है। मतलब जब भी हमने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या ईआरपी डेवलप करना है तो उसके 4 मॉडल हैं। एक ऑन प्रेमिसेस है। ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है वो हर चीज अपनी खुद बनाता है। और उसके बाद जो 3 मॉडल है क्लाउड बेस्ड, उसमें सास है, अयास है, पास है। ये मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, इसमें अब जो आइटम्स है ना, मतलब जब भी आपने ईआरपी बनाना है तो उसके कितने आइटम आपको जरूरत होती है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी आपको जरूरत होती है। आइटम से मुराद है कौन सी टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन यूज करनी होती है, यानी आपको वेबसाइट बनाने की एप्लीकेशन चाहिए, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन चाहिए, आपको फाइनेंस की एप्लीकेशन चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स की एप्लीकेशन चाहिए। तो आपने एप्लीकेशन बनानी है, पहली चीज। दूसरा आपका डेटा, ठीक है। डेटा जो है, डेटा तो एक्चुअली हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारा डेटा होता है, जो हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, चाहे ऑडियोज है, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस शक्ल में भी है, वो डेटा जो है वो तो हमेशा होता ही इसके मतलब ये मतलब क्लाइंट की या कस्टमर का ही जिम्मेदारी होता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। जैसे कोई भी आपने अगर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। उसके पास है, उसका आपको सर्वर भी चाहिए, और उसके लिए जरा डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए। सर्वर तो एक्चुअली जो सर्विस देता है स्टोरेज, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगानी है या आपने उसके अंदर डेटा सेंटर बनाना है जो स्टोरेज करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, उसकी जो कैपेसिटी है तो वो आपको चाहिए। और नेटवर्किंग चाहिए। नेटवर्किंग कैसे, ये क्या एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन, डेटा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सर्वर, आपकी स्टोरेज एक दूसरे कनेक्टिविटी होती है। उसके अलावा हमने भी कनेक्ट करना होता है, हमने यूजर क्रिएट करने होते हैं, हमने वहाँ पे लॉग इन करना होता है, हमने वहाँ से डेटा लेना होता है। तो इस पूरे के लिए एक नेटवर्किंग चाहिए होती है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी यूज होती है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज होती है, सर्वर टेक्नोलॉजी यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज होती है, डेटा टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे रिसोर्सेज हमें डिवेलप करने पड़ते हैं एक्चुअली। तो ऑन प्रेमिसेस जब हम करेंगे तो हर चीज क्लाइंट ने डिवेलप करनी है, मतलब एप्लीकेशन भी क्लाइंट डेवलप करेगा, डेटा भी क्लाइंट मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लाइंट की जिम्मेदारी है, अपना बनाए या कहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करके लगा दे। सर्वर भी ये खुद बनाएगा क्लाइंट, स्टोरेज भी क्लाइंट खुद मैनेज करेगा, नेटवर्किंग भी ये खुद करेगा, ये सारा क्लाइंट खुद करेगा। ये ऑन प्रेमिसेस की बात हो रही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि इसमें आपको पूरा जो क्लाउड ईआरपी है वो सारा के सारा आपको दूसरा जो जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो क्लाउड मुहैया करने वाली कंपनी है, वो आपको देती है। अब सास में क्या, अब हम ओडू है। अब ओडू बेसिकली क्या है, ओडू से जो अब हमने सब्सक्रिप्शन, आपने अपना डेटाबेस बनाया है एजू डैश के नाम से, एजू डैश फातिमा डॉट ओडू डॉट कॉम बनाया है, या गुंचस डॉट ओडू डॉट कॉम है हमारे पास। गुंचस डॉट ओडू डॉट कॉम है, एजुकेरियर डॉट ओडू डॉट कॉम है। तो ओडू डॉट कॉम पे एजुकेरियर का, वो ओडू डॉट कॉम पे गुंचस का, ओडू डॉट कॉम पे किसी और किसी भी कंपनी का जो एप्लीकेशन बनी हुई है, अकाउंट बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, ये कौन सा मॉडल है, इसको कहते हैं सास। यानी हर चीज, एप्लीकेशन भी, डेटा भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, सर्वर भी, स्टोरेज भी, नेटवर्किंग भी, हर चीज एक्चुअली किसकी जिम्मेदारी है, उर्दू की जिम्मेदारी है। हमारा कोई काम नहीं है, हम जस्ट उसमें लॉग इन करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, यूज करना सीख जाएंगे, शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की है। बस समझ आइए, ऑन प्रेमिसेस में किसकी जिम्मेदारी होती है, कंपनी की। ऑन प्रेमिसेस में किसकी जिम्मेदारी होती है, वो क्लाइंट की खुद की होती है, खुद की होती है। और सास में किसकी होती है, सारी की सारी उसमें क्लाउड कंपनी प्रोवाइडर की की होती होती है। हाँ, क्लाउड प्रोवाइडर की एक्चुअली। अब बात समझिए, ये अब ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। अब जो आयास है और पास है, इसके अंदर कुछ क्लाइंट की जिम्मेदारी है, कुछ प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। अब इसमें 3 चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, जो क्लाइंट की जिम्मेदारी है, और 3 चीजें हैं जो कंपनी की या प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। इन नीचे वाली जो 3 टेक्नोलॉजीज है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये कौन देता है, ये इस प्रोवाइडर देता है। सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग कौन देगा, प्रोवाइडर देगा, कंपनी देगी। और जो ऊपर वाली 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशन, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसकी जिम्मेदारी है, क्लाइंट की जिम्मेदारी है, क्लाइंट की। कस्टमर की जिम्मेदारी है। अच्छा, पास में क्या होता है, पास में 2 चीजों का डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक्चुअली कंपनी देती है, प्रोवाइडर देता है। और जो एप्लीकेशन है और डेटा है वो सिर्फ कस्टमर या क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये 4 मॉडल है हमारे पास इसके मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप करने के, ठीक है, या इसको हम कहते हैं मतलब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के। ऑन प्रेमिसेस है, ठीक है, और उसके बाद क्लाउड बेस के 3 मॉडल है, सास, आयास, पास। सास में तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जो एप्लीकेशन, डेटा,
ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये रिसोर्सेज है हमारे। ये सारे के सारे रिसोर्सेज का जो है ना वो कंपनी प्रोवाइड करती है। IaaS में क्या होती है कि 3 रिसोर्सेज कंपनी प्रोवाइड करती है, 3 रिसोर्सेज क्लाइंट मैनेज करता है। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि 2 रिसोर्सेज एप्लीकेशन और डेटा क्लाइंट मैनेज करता है, बाकी सारे रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ आइडिया है आपको, मतलब समझ आई है कुछ बात की मेरी? सर ये समझ आ गई। जिस तरह से सास का आपने एग्जांपल दिया कि ओडू का प्लेटफॉर्म है, उसमें सब कुछ ही प्रोवाइडर मतलब के देता है, इस तरह से ऑन प्रेमिसेस IaaS एंड पास का कोई एक एक एग्जांपल दे दें, मजीद समझ आ ठीक है, जाएगा। ठीक। हाँ देखिए, ऑन प्रेमिसेस में तो एक्चुअली एग्जांपल जो O2 खुद है ना, O2 के लिए मैंने पहले बताया कि जो O2 है, O2 का जो पूरा सिस्टम है, O2 के लिए वो ऑन प्रेमिसेस है, क्योंकि O2 ने अपने प्लेटफॉर्म खुद बनाया हुआ है ना। जी सर। O2 के लिए वो ऑन प्रेमिसेस है। अब O2 ने एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, जरा बात समझे। अब क्लाइंट को छोड़ दे फिलहाल। अब O2 को क्लाइंट के तौर पे अगर ले, O2 को अगर हम क्लाइंट के तौर पे लें, O2 एक क्लाइंट है यहाँ पे। अगर O2 क्लाइंट हो तो O2 ने एप्लीकेशन भी अपनी बनाई हुई है, O2 डेटा भी खुद मैनेज कर रहा है, O2 ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद मैनेज कर रहा है, O2 सर्वर भी अपना उसने डेवलप किया हुआ है, बनाया हुआ है, स्टोरेज कैपेसिटी भी उसने अपनी डेवलप की हुई है, और वो अपनी नेटवर्किंग का रिसोर्सेज भी उसने लगाए हुए हैं। तो अगर O2 यहाँ पे क्लाइंट है तो O2 के लिए ये क्या होगा? ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस होगा O2 के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर वंचस इसमें क्लाइंट है तो फिर वंचस के लिए क्या बन जाएगा? सास बन जाएगा। SaaS बन जाएगा। अब बात समझ आइए, O2 के लिए ऑन जी सर। प्रेमिसेस है, लेकिन वही कंपनी खुद एक्चुअली, अच्छा ये ऑन प्रेमिसेस कौन करता है? ऑन प्रेमिसेस बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। कोई भी कंपनी ऑन प्रेमिसेस सिर्फ अपनी यूज के लिए नहीं बनाती, वो हमेशा वो बनाती है दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब अदरवाइज उसको फायदा नहीं होता, अदरवाइज उसको मतलब उसकी कॉस्ट ही नहीं निकलती। तो अब O2 क्या करता है? O2 हर महीने मुझसे $15 ले रहा है। अब मैं एक यूजर हूँ, अब मैं अगर 1 लाख यूजर हो तो $15 लाख O2 को हम हर महीने अगर 15 लाख वो जनरेट कर रहे हैं, उसका $10 लाख अगर खर्चा है तो फिर जाके उससे बचत होगी ना। मतलब जी सर। अदरवाइज तो अब एक कंपनी के लिए $15-20 लाख या $1 मिलियन या $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना कोई आसान चीज तो नहीं है। तो इसलिए ये वही कंपनियां करती हैं, ये जो IT की बड़ी कंपनीज होती हैं वही ये काम करती हैं कि वो ऑन प्रेमिसेस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, सारा के सारा रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड करती हैं, और फिर वो उसको आउटसोर्स करते हैं ताकि दूसरे लोग उसको यूज करें और वो उसकी सब्सक्रिप्शन पे करें, उसके फीस पे करें और उनका निजाम चलता रहे। तो O2 के लिए ये क्लाइंट ऑन प्रेमिसेस है, लेकिन वंचस के लिए ये क्या होगा? ये SaaS होगा। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है जी, लेकिन मैं SaaS नहीं लेता जी, मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, डेटा मैं खुद मैनेज करूंगा, डेटा सिक्योरिटी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, एप्लीकेशन मैं खुद मैनेज करूंगा। मैं अपनी एप्लीकेशन बनाता हूँ, Microsoft पावर ऐप्स में जाके मैंने एप्लीकेशन बना ली है, तो मैं मुझे ना इसकी O2 की एप्लीकेशन अच्छी नहीं लगती, मैं अपनी एप्लीकेशन जनरेट करता हूँ, एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ और उसको मैं होस्ट करवा देता हूँ। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लूंगा, यानी मैं सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से मुराद ये है कि मैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ले रहा हूं सर्विस के तौर पे, मैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा और एप्लीकेशन के जो रिसोर्सेज है वो मैं नहीं ले रहा। अब इसका मतलब ये हो कि सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये है, इसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग को मिला के हम क्या कहेंगे? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन और डेटा मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन भी मेरी है, डेटा भी मेरा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग की जो रिसोर्सेज है वो मैं रेंट आउट कर रहा हूँ प्रोवाइडर से, तो इसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म। यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सी 4 रिसोर्सेज होते हैं? प्लेटफॉर्म के अंदर 4 रिसोर्सेज होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, सर्वर, स्टोरेज, स्टोरेज, नेटवर्किंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 रिसोर्सेज होते हैं, कौन से? ठीक है, सर्वर, सर्वर में 3, स्टोरेज, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर में कितने रिसोर्सेज होते हैं? उसमें सभी आ तमाम जाते हैं। सारे आ जाती हैं। तो ये बेसिकली एक्चुअली जो है ना, ये आपका मतलब है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो क्लाउड के डेटा मॉडल्स हैं, क्लाउड ERP के मॉडल्स हैं, वो ये मैंने जिक्र कर दी है। वो वेयर इज O2 कहाँ पे बेस करता है? ये जो हमने अभी ERP डिस्कस किए हैं, ओपन सोर्स डिस्कस किए हैं, हमने IaaS, PaaS, SaaS डिस्कस किया है, हमने
मतलब डिफरेंट, हमने जो अभी तक ईआरपी के कंपोनेंट्स डिस्कस किए तो वो कहते हैं जी ओडू कहाँ पे स्टैंड करता है, ओडू का क्या स्टेटस है। तो ओडू क्या है, ये एक ईआरपी प्रोवाइडर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ओडू, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैप, ये सारे ईआरपी प्रोवाइडर कंपनीज हैं। अच्छा, ये ओपन सोर्स है ओडू का जो ईआरपी, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आप मैंने जब अब जैसे आप कहा कि हम इसके ईआरपी को डाउनलोड करके, इसका कोड हम डाउनलोड कर लेंगे, इसका कोड अवेलेबल है हमें, हम इसको डाउनलोड करके उसके अंदर हम अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन करके हम उसको अपनी मर्जी का भी हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हम कहते हैं उनचास हेल्थ सिस्टम हम बनाते हैं, ठीक है जी। आप एजुकेरियर हेल्थ क्लिनिक के नाम से आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके पीछे आप ओडू यूज करते हैं, उसके बैक एंड पे ओडू है लेकिन फ्रंट एंड पे एजुकेरियर हेल्थ क्लिनिक के नाम से एक सिस्टम है, या एजुकेरियर फिजियोथेरेपी क्लिनिक के नाम से एक आपने सॉफ्टवेयर बना ली है, वो आप खुद भी यूज कर रही हैं, ठीक है। ऑटो मतलब उसमें स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है, उसकी तमाम जो मतलब आप थेरेपीज देते हैं उसकी फीसों का जिक्र है, उसके पेशेंट का इंफॉर्मेशन देना, उसकी मतलब जो भी आप उसके अंदर डेटा रखना चाह रहे हैं, उसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, वो आपने ओडू में बना लिया एजुकेटर हेल्थ क्लिनिक के नाम से। तो उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर करा लेते हैं और उसके बाद आप एजुकेटर हेल्थ क्लिनिक की सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर देते हैं बाकी फिजिकल थेरेपी क्लिनिक्स को। तो ये आप कर सकते हैं, क्यों, ये ओपन सोर्स है, इसका जो कोड है वो अवेलेबल है आपको, उस कोड को आप यूज करके अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन करके अपनी मर्जी के अपनी डोमेन के हिसाब से आप उसको डेवलप करके आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत से मतलब आसानी से ये काम हो सकता है और बहुत से लोग ये कर रहे हैं, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। तो ये बेसिकली ओपन सोर्स का बेनिफिट ये होता है। अच्छा, फ्लेक्सिबल, इंटरमीडिएट एंड मॉड्यूलर बेस्ड। मॉड्यूलर बेस्ड एक्चुअली कहते हैं कि हमने डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग इसके अंदर की हुई है या इसकी जो इसको हमने डेवलप किया हुआ है वो मॉड्यूलर बेस्ड है। मतलब ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक स्टाइल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दो तीन तरह के होते हैं, उसमें एक मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर से मुराद ये होता है कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसको यूज किया, उसको आपने मतलब वैलिडेट किया, उसको यूज किया, उसको मतलब आपने उसको फिर उसके बाद उसको अपने मार्केट में ले आए, फिर दूसरा कंपोनेंट बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, लेकिन ये सारे कंपोनेंट क्या है, ये आपस में इंटीग्रेटेड है, तो इसको मॉड्यूलर बेस कहते हैं। तो एक होता है हायरार्किकल बेस के, पहले आपने एक चीज बनाई, उसकी बेस पे दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर चौथी बनाई, फिर पांचवी बनाई, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर चेंजेस लाना मुश्किल होता है, उसके अंदर अपडेट लाना मुश्किल होता है। मॉड्यूलर में क्या होता है, इसके अंदर काम करना बहुत आसान होता है। इवन के आपने एक एप्लीकेशन बनाई है ईमेल की, और वो आपने बनाई है, बाद में आपका फीडबैक आया और उसमें कहा जी ईमेल के अंदर ये फीचर नहीं है, तो उसी मॉड्यूल के अंदर जाके ईआरपी में जाके आपने वो फीचर ऐड कर दिया और उसको आपने नया एडिशन, नया वर्जन ऐड कर दिया, तो वो आप नया वर्जन यूज करना शुरू कर देगा। तो पुराने से नए वर्जन पे उसको जाने में तकलीफ, कोई इशू नहीं होगा। वो थोड़ी सी मतलब जैसे हमारे पास अपडेट आई होती है आपके मोबाइल में, आपके सॉफ्टवेयर में, तो ये बेसिकली मॉड्यूलर बेस्ड होती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आपने चेंजेस की है तो अपडेट करेंगे तो वो चेंजेस उसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो आपको तमाम मॉड्यूल्स, तमाम फंक्शन, पूरी ईआरपी जो सिस्टम है उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट एक कंपोनेंट के अंदर जाके चेंज करके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। इनबॉक्स ईआरपी, इनबॉक्स उसको कहते हैं जिसके अंदर, यानी कि ऐसा ईआरपी जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन को हमने कंबाइन किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। कस्टमाइज टू कवर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ओके जी, O2 सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, ये पीछे जो मैंने बात की है इस हवाले से कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सर। जी, सब लोगों को क्लियर है, किसी को कुछ समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, ओपन सोर्स ईआरपी के बारे में बता दें। जी, मैंने गुजारिश की है कि दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है पेटेंट सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स। पेटेंट सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा कि पेटेंट सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि उसका जो कोड होता है या वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप लाइसेंस के बगैर यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप लाइसेंस के बगैर यूज नहीं कर सकते वो पेटेंट होता है। और जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बगैर लाइसेंस के ओपन अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसको ओपन सोर्स कहते हैं। यानी मैंने एक एप्लीकेशन बनाई,
अब यूट्यूब है ना, मैं आपको एग्जांपल दूं, यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे ना, या ओडू के ऊपर जाएंगे, ओडू की वेबसाइट पे चले जाएं या यूट्यूब पे चले जाएं, उस पे आप जो भी कोई ट्रेनिंग है आप वो लेंगे, वो ट्रेनिंग क्या है, फ्री है। वो ट्रेनिंग क्या है, फ्री है। ठीक है, वो ओपन सोर्स है। वो ट्रेनिंग मतलब मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये ओपन है, इसके लिए फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है, ये ओपन सोर्स है। लेकिन अगर मैं यूट्यूब के ऊपर भी वो कंट्रोल लगा दूं, या मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं जिसके ऊपर जो आपको जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो जाएगा लाइसेंस। अब ओडू जो है ये ओपन सोर्स भी है, लाइसेंस भी, दोनों है। ओपन सोर्स कैसे है, अब एजू, जब आप एजू करते हैं तो ये आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आपको इसका एक लॉगिन मिल जाता है, आप उसमें काम कर रहे होते हैं, तो ये ओपन सोर्स है। आपकी लर्निंग के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ है। अच्छा, इसकी जो वीडियोस है वो ओपन सोर्स है, वो फ्री है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं, अब इसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है, इसमें वेबसाइट इंटीग्रेशन है, इसके अंदर मल्टी कंपनीज इंटीग्रेशन है, ये ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है। ये किस में अवेलेबल है, ये लाइसेंस पे अवेलेबल है, ये पेड में अवेलेबल है। तो जो पेड सॉफ्टवेयर होता है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एक लाइसेंस या पेड एक ही चीज है। ओपन सोर्स जो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी बंदा यूज कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का नया वर्जन क्रिएट करके अपने नाम से उसको सेल भी कर सकते ओके सर, समझ। हैं। अच्छा जी, ओडू सिस्टम के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फुल वेब बेस्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्लाउड बेस्ड होगा, इसका मतलब है वो वेब बेस्ड होगा। क्लाउड बेस्ड का मतलब ही वेब बेस्ड होता है, क्लाउड ही वेब है बेसिकली। तो ये क्लाउड बेस्ड है, वेब बेस्ड है, ओपन सोर्स है। मैं ओपन सोर्स को डिस्कस, मॉड्यूलर है, मैं इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑन क्लाउड ऑन प्रेमिसेस, यानी ये ऐसा ओडू आपको दोनों फैसिलिटी देता है। अगर आप इसको क्लाउड बेस्ड यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या आप इसको अपने प्रेमिसेस पे, अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे डाउनलोड करके आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी सहूलत ये देते हैं। सिक्योर है, यानी कि ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई की होती है, आपका डेटा सिक्योर है, आपकी एप्लीकेशन सिक्योर है, इसको आपके अलावा कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। कस्टमाइजेबल है, यानी इसके मतलब अपने इसके अंदर जाके अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल यानी एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक आप लाइसेंस लेंगे और आप उसके अंदर आप 2 3 4 5 10 ऑर्गेनाइजेशन को भी आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही एप्लीकेशन है, एक ही डेटाबेस है। अब unches.o2.com है, उसके अंदर एजुकेटर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, unches भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी कोई तीसरी कंपनी में बना तो वो भी उसके अंदर यूज कर सकता हूँ। तो ये मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसके अंदर जाके फिर इसको हमें परचेज करना पड़ता है, मॉडल चेंज होता है, सब्सक्रिप्शन चेंज होती है इसके फीचर के हिसाब से। अच्छा, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका तो ये सहूलत है कि आप काम कर रहे थे ओरेकल डेटाबेस पे, हम यूज कर रहे थे, ओरेकल यूज कर रहे थे। ठीक है, हमने वहां से सारा डेटा इंपोर्ट किया और डेटा एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने उसको सारा ओडू में इंपोर्ट कर दिया सारा डेटा। तो हमने इस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। मल्टी करेंसी मैंने यानी एक से ज्यादा करेंसीज को भी ये सपोर्ट करता है। ये डॉलर को भी सपोर्ट करता है, ये मैं आपको परचेज मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, तो ये डॉलर को भी, ये आपके मतलब डिफरेंट करेंसीज को ये सपोर्ट करता है। सेम जो आपकी एक प्रोडक्ट है, एक ट्रेनिंग है, मतलब आप हमारी जो ट्रेनिंग है ओडू की, ये $1300 में भी है और ये 3,70,000 PKR में भी है। मतलब हमने दोनों करेंसीज में दी हुई है। जो पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो हमें 25,000 पर मंथ के हिसाब से पे करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं वो $100 पर मंथ के हिसाब से पे करते हैं। तो मल्टी करेंसी सपोर्ट अवेलेबल है। वेब सर्विस इनेबल्ड, यानी इसके अंदर आप मजीद भी वेब आप एप्लीकेशन बना के आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेब सर्विस इनेबल्ड का ये मतलब है कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन डाल के इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल ऐप्स रेडी, यानी आप ये गूगल ऐप पे भी मौजूद है, आप गूगल ऐप से जाके ओडू को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ओडू एडिशन। ओडू के अभी मैं बात कर रहा था, 2 एडिशन है, एक कम्युनिटी एडिशन है, एक एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज एडिशन जो है ये लाइसेंस्ड होगा, और जो कम्युनिटी है ये ओपन सोर्स होगा। मतलब कम्युनिटी के अंदर ओपन सोर्स फ्री वर्जन है, होस्टिंग ऑन प्रेमिसेस, मतलब इसकी जो होस्टिंग होगी वो आप अपने पास करेंगे, आप अपने होस्टिंग खुद पर अरेंज करेंगे, कम्युनिटी बेस्ड जो वर्जन है। इसके कोर फीचर इसके अंदर अवेलेबल है,
लेकिन बहुत सारे फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, वो फीचर फिर आपको डेवलप करने पड़ते हैं। नो सर्विस प्रोवाइडेड, इसके अंदर कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड है। ये आपने बस आपको सॉफ्टवेयर मिल गया है, आपने उसका अपने ऊपर अपने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या अपने सर्वर पे ऑन प्रेमिसेस अपने मतलब लोकेशन पे आपने उसको डाउनलोड कर लिया है सिस्टम पे। आप उसके अंदर जो भी चाहे काम करें, उसके बाद उसको जैसे चाहे आप उसके होस्टिंग करवाएं। और जो एंटरप्राइज एडिशन होगा उसमें क्या होगा कि आप लाइसेंस वर्जन लेंगे, तो उसके अंदर जो है जो सास मतलब इसकी होस्टिंग अवेलेबल है सास ऑनलाइन, और जो प्राइमेसीज और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है वो ओडू डाटा एसएच लेना पड़ता है। या ओडू ऑनलाइन लेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अवेलेबल होगा। अगर आप ऑन प्राइमेसीज लेना चाह रहे हैं या ऑन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ओडू डाटा एसएच का जो वर्जन है इनका आपको प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। उसके अंदर कोर और प्रीमियम फीचर मतलब है कम्युनिटी के अंदर जो कोर मतलब कोर फीचर में 4-5 कंपोनेंट एप्लीकेशन शामिल है। प्रीमियम फीचर में यानी कि जो पेड एप्लीकेशन है वो भी शामिल है। अच्छा, सर्विस कोर्स ली जाती है, इसमें आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है, इसमें आप बैकअप ले सकते हैं, इसको आप अपग्रेड कर सकती हैं, इसमें आपको ईमेल सपोर्ट मिलती है, इसमें आपको एक अकाउंट मैनेजर डेडिकेट हो जाता है जो आपको बकायदा यानी कि अगर ये चार्जेस लेते हैं फीस लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट भी देते हैं जो इन्होंने एंटरप्राइज एडिशन में दिए हुए हैं। जी ईमान फातिमा आप आई हुई है ट्रेनिंग में? जी ईमान आई हुई है ट्रेनिंग में? शनीला है ईमान? यस जी सर है। यस ईमान सर। आपको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, आपको समझ आ रही है इसकी? आप चूंकि लेट आई है ना थोड़ा सा। जी जी आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, माशा। जी अक्सा अक्सा है मौजूद? जी सर शनीला है। अक्सा है? अच्छा जी सर है। चलो ठीक, चलो ठीक। ओके जी जी, कम्युनिटी और एंटरप्राइज वर्जन में आपको डिफरेंस कुछ समझ आया कि नहीं आया? सर जिस तरह से हमने ये वेबसाइट बनाई है अभी, जी जी। जो आज सबने चेक करवाई, वो कम्युनिटी बेस्ड है क्योंकि उसमें नहीं हमें बस 3। नहीं नहीं नहीं, वो एंटरप्राइज है। देखिए, आपने एजू के नाम से बकायदा लाइसेंस लिया है, वो एंटरप्राइज है। जी सर। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड होती है। कम्युनिटी में ना देखें, कम्युनिटी में आप होस्टिंग नहीं आपको प्रोवाइड की जाती, जरा गौर करें। होस्टिंग ऑन प्रेमिसेस, ऑन प्रीमाइज का मतलब है ऑन प्रेमिसेस। तो बात यह है कि अगर ये कम्युनिटी वर्जन होता तो ये तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इसको होस्ट करना पड़ता है। अब आपको तो होस्टिंग ओडू दे रहा है ना। जी सर। ठीक है, तो ओपन सोर्स जो है ना, ओपन सोर्स में आप लोग नहीं जाएंगे अभी। ओपन सोर्स में सिर्फ जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो ओपन सोर्स पे काम करते हैं। आप जितने भी लोग हैं आप हमेशा लाइसेंस पे काम करेंगे, ओके आप सर। हमेशा लाइसेंस पे काम करेंगे। सर ओपन सोर्स की ये कोई एग्जांपल दें? देखिए, ओपन सोर्स की मैं आपको ये मुझे एक बात बताएं, ये जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं ना, यस सर यस सर। ये ओपन सोर्स है। क्या इसके आप कोई चार्जेस पे करते हैं? क्या आप फेसबुक के आप चार्जेस पे करते हैं? ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, मीन्स के ये बगैर लाइसेंस के हैं। आप ये समझिए, जिस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं देना पड़ता वो ओपन सोर्स है, और जिसका आपको सब्सक्रिप्शन देनी पड़े, आपको फीस देनी पड़े, लाइसेंस परचेज करना पड़े, तो उसको हम कहते हैं नॉन ओपन सोर्स या पेटेंट या लाइसेंस्ड। एक लाइसेंस्ड होता है, एक नॉन लाइसेंस्ड होता है। तो लाइसेंस मतलब लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, नॉन लाइसेंस्ड जो होता है वो ओपन सोर्स होता है, यानी वो आप यूज कर रहे होते हैं लेकिन आप उसको पे नहीं करते उसके लिए। सर जैसे अभी हम फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं उर्दू का, हाँ, तो क्या वो ओपन सोर्स में आ सकता है? नहीं आ सकता। देखिए, फ्री ट्रायल और चीज है। फ्री ट्रायल का मतलब तो ये है सर जी। सर मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जब हम 2 से 3 जस्ट एप्स यूज कर रहे थे उसके, तो उसमें फ्री ट्रायल नहीं आ रहा था, फॉर एवर यूज करने के लिए आ रहा था। अगर हम इससे ज्यादा एप्स यूज कर रहे थे तो वो फ्री ट्रायल में चला जा रहा था। तो अगर हम फ्री ट्रायल के बगैर मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे, सिर्फ 1 से 2 हम उसके एप्स यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कम्युनिटी में आएगा या वो भी इंटरप्राइज में जाएगा? देखिए, वो है तो एंटरप्राइज। मैं बताता हूँ, देखिए मेरी एक प्रोडक्ट है, अब मेरी एक ट्रेनिंग है। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग में कुछ लोग हैं जो 25,000 रुपये फीस दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो $100 फीस दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फीस नहीं दे रहे हैं। जरा बात समझे, मतलब एजुकेटर के स्टूडेंट से हम फीस नहीं ले रहे, लेकिन इसका क्या मतलब है?
अच्छा, आज कुछ स्टूडेंट नहीं है हमारी ट्रेनिंग में, मुझे अब ख्याल आ गया। नो या सर। आपका जो स्टूडेंट को आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? सर उनको इन्फॉर्म किया था, वो आए नहीं। चलो ठीक है, तो उनकी जांच उड़ गई है ना वो, उन्हें चले चले। अच्छा जी, आप सर एंटरप्राइज उनका सॉफ्टवेयर, एडी अच्छा ऐसे क्या, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फिर वो उनको शेयर कर देंगे हम लोग, वो फिर यूट्यूब पे देख लेंगे जिसका इंटरेस्ट होगा। अच्छा, अब इसमें ये हो रहा है कि अच्छा, अब एजुकेटर के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग फ्री है, तो ये बेसिकली फ्री नहीं है, ये है तो पेड। सिर्फ उनको हमने एक मतलब एक 49 जो है वो सिस्टर कंपनी है एजुकेरियर की, ठीक है। तो एजुकेरियर के स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज को एक फैसिलिटी दी गई है उनकी फीस के अगेंस्ट, मतलब स्टूडेंट ऑलरेडी फीस तो पे कर रही हैं, अब वो डीपीटी की फीस पे कर रही हैं या वो किसी डिप्लोमा की फीस पे तो वो कर रहे हैं ना, तो ये एक एडिशनल प्रोडक्ट हमने उसको दे दी है, ये आगे जाके परचेज में मैं बताऊंगा वहां पे ये चीजें आ जाएगी। तो ये एक हमने एडिशनल, मतलब ये फ्री नहीं है बेसिकली, ये लाइसेंस भी है, ये पेड ही है, लेकिन ये हमने एक फैसिलिटेशन कर दी है कि एक हम एक कोर्स की फीस ले रहे हैं तो दूसरा कोर्स हम फ्री करा देते हैं। तो ये बेसिकली या एम्प्लॉयज के लिए अगर ये है तो ये फ्री नहीं है, ये बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए है। एम्प्लॉयज हमारे चूंकि हमारे टीम मेंबर्स हैं तो हम उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, ग्रूम करना चाह रहे हैं, तो कल ही हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, तो इसलिए हमने इनको फ्री कर दिया, बट इट इज नॉट फ्री एक्चुअली। तो जो लेसन ओपन सोर्स में नहीं आती, जो आपने बात की है ऐप, वन ऐप, वो भी फ्री, वो फ्री है, वो फ्री है, वो लाइसेंस्ड है लेकिन फ्री है। ठीक हो गया, जो एक एप्लीकेशन हम यूज करते हैं ओडू पे जाके, ये मैं अभी प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जो शनीला कह रही है। एक्चुअली ओपन सोर्स का मतलब देखिए, ओपन सोर्स में ओडू का उसने जो एक फीचर बताया हुआ है ना, दो फीचर है, एक है ओपन सोर्स फ्री वर्जन, ये तो सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है, लेकिन वो कह रहे हैं होस्टिंग ऑन प्राइमिस, यानी इसकी होस्टिंग हम इसको डाउनलोड करके हम इसकी होस्टिंग अपने लोकल कंप्यूटर पे तो ये चला सकते हैं। अगर हमने इसे इंटरनेट पे चलाना है तो हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी किसी की, या ओडू से लेनी पड़ेगी या हमें किसी होस्टिंग कंपनी से इसकी होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है ओडू का जो आपकी वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, इंटरनेट पे या क्लाउड पे ओपन हो रहा है, तो उसका मतलब है वो कम्युनिटी वर्जन नहीं है। बस में जा रही है, जी सर। क्योंकि इसने यहाँ वाजे किया हुआ है ये होस्टिंग पे कि होस्टिंग ऑन प्रेमिसेस के कम्युनिटी वर्जन वो होगा जिसकी होस्टिंग आप अपने कंप्यूटर पे तो कर सकते हैं, अगर आपने इंटरनेट पे करनी है तो आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तो इसलिए वो फ्री वर्जन तब होगा। ये तो हम जितने भी हम वर्जन यूज कर रहे हैं ओडू के इस वक्त, चाहे एजुके नाम से कर रहे हैं, चाहे एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे मल्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे एंटरप्राइज वर्जन। सर जी सॉरी सर, जी जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, मुझे खान साहब की तरफ जाना है। मैंने एक लेटर कंपनी ग्रुप में भेजा सर, मुझे जस्ट 1 मिनट में रीड करके गो हेड कर देना कभी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं कर रहा हूँ। आज ये हम 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं जी जरा। अच्छा जी, O2 पार्टनर्स में अब जी हम लोग आ जाते हैं। वो कह रहे जी एंटिटी दैट हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद O2। O2 पार्टनर कौन होती हैं? पहले हम लोग O2 के पार्टनर हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना यूज कर रहे हैं O2 जो है ना, तो हम लोग O2 के पार्टनर हैं, यानी कि जो आप भी O2 के पार्टनर हैं, जिसने भी O2 के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बना लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो वो सारे के सारे O2 के पार्टनर हैं। अच्छा, O2 पार्टनर्स इसके अलावा क्या क्या प्रोवाइड O2 सर्विसेज फॉर देयर क्लाइंट्स। अच्छा, इसके अलावा ये तो मैंने एक जेनरिक सी बात की है कि हम सारे पार्टनर हैं। एक्चुअली जो O2 पार्टनर होते हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो O2 से बकायदा पार्टनरशिप करती हैं, और उनके लेवल होते हैं, एक लर्निंग पार्टनर, उसके 4 लेवल होते हैं, एक लर्निंग पार्टनर होता है, एक फिर सिल्वर होता है, फिर एक गोल्ड होता है, इस तरह को 3-4 लेवल हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो O2 की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब हम अब चाहे हम 2 सर्टिफाइड लोग हैं इस वक्त उज्जैन में, हम इसकी पार्टनरशिप मतलब ले सकते हैं, बल्कि हम लेंगे जब आप लोग ट्रेनिंग कर लेंगे, 2-4 लोग और हमारी उसमें डोमेन में आ जाएंगे, टीम में आ जाएंगे, क्योंकि जब पार्टनरशिप लेते हैं तो फिर O2 के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, काम आना शुरू हो जाता है। तो वो फिर ज़ाहिर है जब तक काम बंदा ना कर ले तो काम ना कर सके, टीम ना हो, तो फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अभी पार्टनरशिप नहीं ले रहे, हम इसकी पार्टनरशिप ले लेंगे। तो जो भी O2 के डिफरेंट पार्टनर्स होती है, पार्टनर कंपनीज होती हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, O2 की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं O2 के क्लाइंट्स को। ठीक है, इम्प्लीमेंट क्विक स्टार्ट मीन्स के वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, प्रॉमिस इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ सपोर्ट, यानी वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट लाइन की सपोर्ट, सेकंड लाइन की सपोर्ट। तो ये मीन्स के आपने बेसिक इंटीग्रेशन करके दे दी, इम्प्लीमेंटेशन करके दे दी, या आपने कस्टमाइजेशन करके दे दी, मतलब या आपने ट्रेनिंग दे दी, ये डिपेंड करता है।
तो ये अब वाई पार्टनर्स फिजिकल लोकल प्रेजेंस, यानी कि अब O2 जो है बेल्जियम में है, फिर इनका जो रीजनल ऑफिस है वो यूएई में है, दुबई में है। अब पाकिस्तान में अगर इनके क्लाइंट्स हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इनको पाकिस्तान में पार्टनर चाहिए। इस तरह लोकल लेवल पे नॉलेज चाहिए होता है, यानी अब मैं अफगानिस्तान में काम करना चाह रहा हूँ तो मैं वहाँ पे पार्टनर लाजमी ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ का लैंग्वेज का इशू होगा, मुझे वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस कल्चर, बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए होंगे। तो लोकल नॉलेज के लिए भी हम लोकल पार्टनर बनाते हैं कंपनीज, और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होता है, उन्हें लोकल इंडस्ट्री का पता होता है, तो इसलिए पार्टनरशिप की जाती है, पार्टनर बनाई जाती है। तो उसके बाद हाउ O2 वर्क्स, तो O2 में O2 काम कैसे करता है, डेटा स्टोर कैसे करता है डेटा, और डिस्प्ले कैसे करता है। तो मॉडल बेसिकली हम इसके अंदर, मैं आपको कौन सा, आपने एक्सेल में काम किया हुआ है, एक्सेल में हमारे पास टेबल्स होते हैं, जितने भी एक्चुअली डेटाबेसेस होते हैं ना, बेसिकली डेटाबेस कोई भी होगा, रिलेशनल डेटाबेस हम इसको कहते हैं, रिलेशन कहते हैं टेबल। तो टेबल से मुराद होता है रोज एंड कॉलम्स। तो हमारे पास एक्सेल में आप लोग काम करते हैं, तो एक्सेल में रोज होती है और कॉलम होती है। रोज को हम रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहते हैं। और जो कॉलम की हेडिंग होती है हम उसको कॉलम हेडिंग कह देते हैं, या हम उसको फील्ड नेम कह देते हैं। तो फील्ड्स, यहाँ फील्ड से मुराद कॉलम है, रिकॉर्ड से मुराद रो है, और व्यू से मुराद कि आप उसको व्यू कैसे करना चाह रहे हैं। क्या आप उसको टेबल की शक्ल में देखना चाह रही हैं, आप उसको ग्राफ्स की शक्ल में देखना चाह रहे हैं, आप उसको पाइवट टेबल की शक्ल में देखना चाह रही हैं, आप किस शक्ल में देखना चाह रही हैं। तो ये आप उसको किस उसका मतलब है, उसका वो फील्ड की शक्ल में डेटा स्टोर होता है, कॉलम की शक्ल में, रिकॉर्ड यानी रो की शक्ल में होता है। आप उसको व्यू कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो ये ओवरऑल इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के भी कॉल इट मॉडल, यानी कि इसका जो मॉडल है वो टेबुलर मॉडल भी है और ग्राफिक मॉडल भी, दोनों मॉडल अवेलेबल है। अब इसके अंदर भी ये हमारे पास मतलब डेटा स्टोर कैसे होता है, ये वैसे भी, ये हमारा कॉन्टैक्ट है। अब ये जो है ये हमारे पास आ रहा है कार्ड की शक्ल में। जब हम O2 पे हम बैठे होते हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशन भी होती है कार्ड की शक्ल में आ रही होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली जाके दिखाता हूँ अभी, कि आपके पास जो डेटा है वो कार्ड की शक्ल में नजर आता है, आपको टेबल की शक्ल मतलब एक्सेल की या टेबल और शैप फॉर्म भी नजर आता है, कैनवन व्यू भी नजर आता है आपको, और बाजू का आपको इसका मतलब जो है ना, क्या नाम है, चार्ट की शक्ल में भी हम इसको देख सकते हैं डेटा को। तो ये उसने, अब ये देखें, ये नेम है, ये उसका नाम है, ये उसका ईमेल है, ये पोजीशन है, तो ये किस शक्ल में है, ये आपको ये टेबल की शक्ल में नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको कार्ड की शक्ल में आ रहा है, ये फील्ड है, रिकॉर्ड है, ये कार्ड की शक्ल में नजर आ रहा है, ये भी कार्ड की शक्ल में नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंट इसके पैटर्न है देखने के। ये डेटा स्टोर कैसे करता है और उसको वो कैसे करता है। अब डेटा स्टोर का मतलब ये डेटा, ये फील्ड है, फील्ड से मुराद ये कॉलम होता है, रिकॉर्ड से मुराद ये रो होता है। इसको वो फील्ड कह रहा है, ईमेल को मैंने पहले बताया था, कॉलम हमारे फील्ड होते हैं और जो हमारी रो होती है ये हमारा रिकॉर्ड होता है। टेबुलर फॉर्म एक्चुअली ये कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें आप इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, कैनवन व्यू। कैनवन व्यू में क्या होता है, ये शक्ल में आ जाता है, कार्ड की शक्ल में, फॉर्म व्यू में भी नजर आ जाता है, और टेबुलर फॉर्म में भी आपको नजर आ जाता है। मतलब तीन व्यू हमें ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, तीन तरह से देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकली सारा आपको दिखा देंगे। अच्छा, इसके अंदर कौन सी फील्ड है, यानी इसके अंदर कौन सी टाइप के फील्ड है या किस टाइप का हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसकी फील्ड बता रहे, टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, इंटीजर, डेसिमल, HTML, मॉनिटरी यानी करेंसीज, डेट एंड टाइम, चेक बॉक्सेस, सिलेक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के जो फील्ड है या टेक्स्ट आइटम्स हैं जो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ये उसके बारे में हमें ये सारे के सारे मतलब है फील्ड्स के बारे में बता रहे हैं। ये अब सिग्नेचर का हमें पता ऑलरेडी पता है। टैग्स एक्चुअली वो हम मतलब छोटे छोटे टैग्स डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, टैग्स जैसे लिखते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि उसको हमें सर्च करने में आसानी हो। प्रायोरिटी लिस्ट भी इसके अंदर बना सकते हैं। सिलेक्शन जैसे प्रायोरिटी होती है कि आपने पहला प्रोग्राम कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा लेना है। अब इसके अंदर इमेज डाल सकते हैं हम, इसके अंदर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। मैन टू वन का कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, अब इसके अंदर जो टीचर होगा, टीचर का वन टू मैनी होगा, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन क्या होगा, वन टू मैनी। एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। और मैनी टू वन भी है, मैनी टू मैनी भी है, एक एक स्टूडेंट बहुत से टीचर से पढ़ता है। ठीक है, तो मैनी टू मैनी भी है, वन टू मैनी भी है, मैनी टू वन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट मतलब है इसके अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं टेबल के अंदर। इसके अंदर आप लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्स, सिलेक्शन, ये मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं, डेटा टाइप से जो इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। O2 सॉल्यूशंस मतलब है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे पास हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं।
ओके जी, अब हम फ्री एजू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। हम अब प्रैक्टिकली अब हम इस पे काम करेंगे। जब हम इसके देखें, इस पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस जब हम क्रिएट कर लेंगे, पहले मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर कंपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, प्रोफाइल लैंग्वेज यूज करेंगे, लोकलाइजेशन के हम उसमें बताएंगे हम पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहाँ पे हैं, यूजर और एक्सेस राइट्स को हम डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट्स लेआउट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल है। फिर उसके अंदर ऐड सम नेसेसरी डेटा फॉर सिस्टम ऑपरेशन, कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, प्रोडक्ट्स डालेंगे, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कैटेगरीज डालेंगे, यूजर डालेंगे, सेल्स टीम डालेंगे, और इसके बाद मतलब ये इसी तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी और इस पर हम काम शुरू कर देंगे। तो ये हम इसको क्लोज करेंगे जी, और हम आ जाएंगे डायरेक्ट ओडू पे। ओके जी, ये हमारे पास ये ओडू, मैं इसको odoo.com हमारी वेबसाइट है, इसमें मैं आता हूँ। अब आप कह लें मुझे किसका हमने अकाउंट क्रिएट करना है जी, कौन अकाउंट किसका क्रिएट करें, बताएं जरा। ओके जी, अच्छा जी, ये हम सबसे पहले जी साइन इन पे जाएंगे। ये आप लोग देखें, हम नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो नए लोग हैं इसको देख लें। हम साइन इन पे जाएंगे और यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट डोंट हैव एन अकाउंट, हम इस पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक अकाउंट नहीं है। ईमान फातिमा का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, इसका पासवर्ड मैं ईमान को भेज दूंगा खुद ही। ये हमने इस पे अकाउंट क्रिएट किया, साइन अप किया। ओके जी, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने ये देखिए जी, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। फातिमा, आप अपने ईमेल में जाएं और वहां से इसको जो है ना जरा चेक कर लें। अच्छा, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन में जब हम जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है जी, यहाँ पे फिलहाल मैं अपना इसमें मैं अपना नंबर डालूंगा, ये फिर ईमान अपना नंबर इसमें जो है ना अपडेट कर देंगे, क्योंकि वो नंबर शेयर हो जाएगा, फिर ये खुद ही कर लेंगे, बाद में अपडेट हो जाता है। 925 डाला। अच्छा, कंपनी नेम जो है ना हम ईमान डालते हैं, ईमान सॉरी एजू डैश ईमान। ठीक है जी, तो ये हमने कंपनी नेम डाल दिया और ये स्ट्रीट नंबर है, हमने कर दिया जी वार्ड नंबर, मतलब हम इसको करते हैं रोड, और ये हम कर देते हैं सिटी है जी। ठीक है जी, स्टेट हम कर देते हैं पंजाब, सेव एड्रेस। तो ये हमने देखे जी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ये हमने अपडेट कर दी है, एजो ईमान का नाम है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और हम माई डेटाबेसिस में जाएंगे। सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करके हम अकाउंट के अंदर आए, हमने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी, ना भी करें तो यहाँ पे हमें दोबारा मौका मिल जाएगा। हम माई डेटाबेस में जाएंगे और हम पहला डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब इसके ऊपर जो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का नाम भी यही होगा, सब्सक्रिप्शन का नाम भी यही होगा, हमारा वेबसाइट का नाम भी यही होगा। तो हम इसी से ही एक्चुअली जब भी हमने एक्सेस करना होगा ओडू पे, हम इसी पे करेंगे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये कह रहा है कि आप डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो क्या करें, आप इसमें एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लें कि कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, इसके अंदर हम परचेज करते हैं, हम इसके अंदर सोशल मार्केटिंग करते हैं, फर्ज किया। अच्छा, इसके अंदर हम जो है यहाँ पे इसमें हम देखना चाह रहे हैं, सपोज अकाउंटिंग हम कर लेते हैं, फर्ज किया, सीआरएम कर लेते हैं, सेल्स कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट हमने एप्लीकेशंस कर दी। ठीक है जी, वेबसाइट भी हम कर लेते हैं, या वेबसाइट में बाद में करूंगा क्योंकि ये फिर वेबसाइट पे ये मैंने कंटिन्यू किया। जो ही कंटिन्यू करूंगा तो ये देखें ये मुझसे नाम पूछ रहा है, तो ये नाम ईमान फातिमा पहले से आ गया। ये मैंने ऑलरेडी इसका नाम एजू ईमान मैंने इसका नाम रखा था, एजू हमने रखना होता है बेसिकली नाम। अब देखिए एजू ईमान.odoo.com, ये खुद ब खुद इसने हमारे वेबसाइट का नाम या हमारे डेटाबेस का नाम इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, ये आई एम अ स्टूडेंट, ये आपने स्टूडेंट हूँ भी जी मैं, और मैं इसे अपने पर्पज के लिए यूज कर रही हूँ। तो स्टार्ट नाउ करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका क्रिएट कर रहा है आपका डेटाबेस। ईमान, आप ना ईमेल ओपन करें, वहां पे लिंक आया होगा, वहां से आपने जो है ना उसको चले बाद में आप उसको एक्टिवेट करेंगी। उसमें जो लिंक आएगा उस पर आपने उसको एक्टिव मतलब जो भी ईमेल आएगी उसको ओपन करके आप उसको फॉलो करेंगे, जो भी आएगी। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट कर रहा है।
हमारा ये ओडू पे ERP एजू डैश ईमान के नाम से ये ओपन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ये अभी हमें इसका डैशबोर्ड क्रिएट करके ये हमें दिखा देगा। ओके जी, एजू ईमान 4 के नाम से ना इसने ये हमें क्रिएट करके दे दी है। अब हम अच्छा वेबसाइट पे चला गया है जी, वेबसाइट ये अब हमें डायरेक्ट ले आए वेबसाइट पे। ठीक है जी, अब हम इसकी वेबसाइट भी क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने यहाँ से कर लिया कि इसमें बिजनेस कौन सा करना है, तो हम कहते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या आप एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी है। और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप डिवेलप द ब्रांड या गेट लीड्स व्हाटएवर। यहाँ पे अपनी मर्जी का आप लोगो डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। मैं गुंजस का कर देता हूँ एहतियातन, बाद में इसको आप चाहे तो ये यूज करें या इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब हम लोगो डालेंगे तो ये खुद ब खुद कलर स्कीम भी उठा देगा। ठीक है, ये देखिए कलर स्कीम इसने उठा ली। अब हमारे पास क्या आएगा वेबसाइट पे, सर्विसेज। ठीक है जी, और ई लर्निंग फिलहाल हम ये बिल्ड बाय, बस 2-3 चीजें हम डालते हैं, बाकी चीजें बाद में। यहाँ से हम थीम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें ये थीम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी थीम आप इसमें चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं पसंद करके। बहुत सारे इसके अंदर थीम मौजूद हैं, आप मुख्तलिफ थीम पे जाके थीम चेंज भी हो जाती है, मतलब बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारी वेबसाइट पे हम आ गए। और अगर हम वेबसाइट पे यहाँ पे जाके इसको होम में जाएंगे तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये आपका ओडू की एप्लीकेशन ओपन हो गई है एजू ईमान 4 के नाम से। ठीक है जी, तो ये अब इसको, अब इसके अंदर हम ये हमने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है, वेबसाइट की थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन भी हमने कर ली है। और हम अपने जो है ना इस ओडू के डेटाबेस में आ चुके हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये देखें, ये आपका प्रोफाइल होगा यहाँ पे। ये हमने पहले भी प्रोफाइल में गए थे, ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं प्रोफाइल से। ठीक है, और ये आपकी डेटाबेस आ गया। ये अपने यस ईमान, अच्छा वो कह रहे जी कि ईमान वो कह रहे इसको ठीक है, जरूरत नहीं है अभी। हम उसमें जाते हैं डेटाबेस में, रीसेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो कह रहे पहले रीसेंड करो, वापस हम जाते हैं यहाँ पे। ये अब ईमान आपने इसको ना जब एक्टिवेट ओपन इसको ना आपने एक्टिवेट करना है, अपने लैपटॉप पे करेंगी ये, फिर दोबारा आप इसको पासवर्ड देंगी जो मैंने भेजा है और ये ओपन हो जाएगा। फिर ये पेंडिंग एक्टिवेशन हट जाएगा और यहाँ पे जाके ना आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। जब इसको आप एक्टिवेट कर लेंगी फिर आप इसको इंस्टॉल करेंगी तो आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हुई है ये वाली, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, नाम आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, हम अब मैं आपको मजीद इसमें थोड़ा सा सिर्फ इसकी सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग में जाके मैं अगली जो ट्रेनिंग है वो फिर अब अभी हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा हम इस पे आ जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, आप अपने यहाँ पे आप जिसको चाहें आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं ईमेल के जरिए। सपोज मैं ईमान को गुजला के साथ अटैच कर देता हूँ, gujla.49@gmail है ना .com। ये अब ईमान ने अपने डेटाबेस में या अपने प्रोफाइल में गुजला को ऐड कर दी है। ये मैनेज यूजर में जाएंगे, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखें ईमान ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ईमान ने कंफर्म कर लिया अपना, और गुजला ने अभी इसको कंफर्म करना है। तो ये अपने ईमेल से जब इसको एक्सेप्ट कर लेंगी तो ये इसके साथ पार्टनर बन जाएगी, यूजर बन जाएगी, ये इसको यूज कर सकती है। तो ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। बाकी भी चीजें इसके अंदर हम ग्रेजुअली अब ऐड करेंगे बाद में, अगले सेशन में मैं बताऊंगा। ये डिस्कस का मॉड्यूल है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो इसके अंदर जितने यूजर होते हैं ना वापस में मैसेज कर सकते हैं। ये देखें, नहीं नहीं, ये मैंने व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया हुआ है, ये वाला ये इंटीग्रेट किया हुआ है। डिस्कस में जाता हूँ तो ये मेरे पास ये देखें, ये डिफरेंट लोगों के मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं इनको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। एंड से मैं ये एजुकेरियर और ये एजुकेरियर ये ट्रेनिंग्स का जो है ना ये मैं ग्रुप बना दूंगा। आपके व्हाट्सएप यहाँ पे शनीला ऐड कर देंगी सारी कंटेक्ट्स। ये हम कैसे डालते हैं, अब ये हमारा चैनल है, हम कंटेक्ट्स में जाके तो यहाँ पे आप ये देखिए हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। सपोज हमने कोई कॉन्टेक्ट भी ऐड करना है
तो ये एक्चुअली जब आप इसको यूज करेंगे ना ऑटोमेटिकली यूज करना आ जाएगा हमारे पास, हमें यूज करना आ जाएगा, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। सपोज हमारे पास ये यहाँ पे मैं ईमान फातिमा को ऐड करता हूँ अपने पास एज क्लाइंट, ठीक है जी। ईमान फातिमा का ईमेल था ईमान फातिमा .gulchaz@gmail.com उन पर बाद में ऐड करूंगा। और ये गुलचाज वर्क बेस्ड लर्निंग इनकी कंपनी है, क्योंकि ये हमारे पास एज ट्रेनिंग काम कर रही है, ठीक है जी। ये है ये मैंने इंफॉर्मेशन, ये मेरे कॉन्टेक्ट्स में आ गई। अब इनका जो है ईमान सॉरी एजू वेबसाइट इनकी बनती है एजू ईमान4 है ना .odoo.com, ठीक है जी। अब ये टैग्स है, टैग्स में क्या आएगा कि ये हमारे पास एज ये ओडू की हमारी और ये ओडू की हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये पंजाब से हैं, मतलब मैं कभी क्यूरी करता हूँ कि पंजाब से मेरे पास कौन से लोग हैं, तो मैं पंजाब क्लिक करूंगा तो पंजाब के लोग आ जाएंगे, सिंध क्लिक करूंगा तो सिंध के लोग आ जाएंगे। तो इसी के से टैग्स कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं सिटी का नाम लिखता हूँ, तो जी करोड़ लाल सन से, मतलब ये अब ये मतलब मैं जब मैं सर्च करता हूँ कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, ये देखें ये सेव कर दिया। जब हम कॉन्टेक्ट सर्च करेंगे ना तो मैं ओडू लिखूंगा तो ओडू में जितने आप लोग हैं मेरे पास सबका डेटा आ जाएगा। मैं ट्रेनिंग लिखूंगा तो सारे ट्रेनिंग आ जाएंगे, चाहे वो ओडू के हैं या माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनिंग हैं। पंजाब लिखूंगा तो पंजाब के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे या जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो ट्रेनिंग हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, चाहे किसी तरह का भी हमारे कॉन्टेक्ट्स है वो आ जाएंगे। कोरोना से लिखूंगा तो कोरोना से जितने हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम टैग्स डालते हैं, ये हमें क्या करते हैं सर्चिंग में जाके हमें हेल्प करते हैं। तो ये इस तरीके से कॉन्टेक्ट, फिर इसमें सेल परचेज अकाउंटिंग नोट्स, मतलब वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनका नंबर ऐड कर देता हूँ, फर्ज किया ये मैंने नंबर ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, तो यहाँ से मैं इसको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ से मैं इसको व्हाट्सएप करूंगा तो ये यहाँ से मैं इसको मैं इन्हें कहता हूँ जी मैं आपको वेलकम करता हूँ सपोज, और ये मैंने सेंड मैसेज किया तो ये मैं इसको ये मैसेज आ रहा है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैसेज। कॉन्टैक्ट्स में गए और डिस्कस में गए तो यहाँ पे ये अभी जो है ना यहाँ पे यस ये देखें ये मैसेज, ये हमने मैंने अभी मैसेज किया था, ये मैसेज मैंने चूंकि खुद क्यों किया तो ये मैसेज खुद मेरे पास आ गया। तो ये इस तरीके से हम इसके डिस्कस को ओडू को व्हाट्सएप को ये चीजें मैं डिटेल में भी आपको दिखाऊंगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये वेबसाइट है, इस पे हमने उस दिन काम किया था, वेबसाइट पे जाके ये गुंजस की वेबसाइट है, मैं इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। यस ये देखिए जी ये आपकी वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे कैसे काम करना है, आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे आप एडिट करेंगे, एडिट करके आप जिस बटन को क्लिक करेंगे ना वो एडिट मोड में आ जाएगा। यहाँ से एडिट किया, अब हमने ये टुमारो लिखा, अब यहाँ पे टुमारो की बजाय आप यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू गुंचा, हमने ये लिख दिया तो इसको हमने सेव कर दिया तो ये आपकी वेबसाइट पे ये आ गया, वेलकम टू गुंचाज आ गया। ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने तस्वीर चेंज करनी है तो आप तस्वीर भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या ये तस्वीर है, इसको हम देखें ये कह रहा है डबल क्लिक टू एडिट, डबल क्लिक किया जो ही करेंगे तो ये देखें हमारे पास गैलरी ओपन हो गई, इमेजेस में हम आ गए। हम कहते हैं जी अपलोड एन इमेज, हमने एक इमेज अपलोड कर लिया, यहाँ पे हम आते हैं और ये एजुकेटर की बिल्डिंग हम डाउनलोड करते हैं अपलोड करते हैं यहाँ पे, ये देखें ये बिल्डिंग हो गई, ये हमने सेव कर दी। जब आपकी वेबसाइट पे वेलकम टू गुंचाज आ गई और ये एजुकेटर की बिल्डिंग आ गई या कोई और बिल्डिंग आप डालना चाहें, मतलब इस तरीके से हम इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हम एडिट कर सकते हैं। तो आप इसका जो हेडर और ये फुटर ये आप लोगों ने अपडेट करना है। ये मतलब लास्ट टाइम भी आपकी असाइनमेंट थी, तो ये मतलब इस सेशन में मैं यहाँ तक करा रहा हूँ। ठीक है, हम 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर 15 मिनट के बाद जो है ना फिर मैं दोबारा आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना मैं अगला मॉड्यूल जो है ना मैं मुझे बता भी दें, मतलब हौसला है या इतना ही करना है या आगे हमने अगला सेशन करना चाहिए, हमें बता दें जरा मुझे।